नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज समय आ गया है कि हम अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनी इस यात्रा का शुभारंभ करें। सुबह के 4:30 बजे हैं और हम निकल चुके हैं अपनी होटल से। हम ठहरे थे गचिबोली क्षेत्र में स्थित हमारे होटल में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि गचिबोली के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। गचिबोली हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी का एक उपनगर है। गची का अर्थ है चूने का गारा और बौली का अर्थ है कुआं। चूने से पाटा गया कुआं की वजह से इसका नाम रखा गया गचिबोली। कुछ बड़ी कंपनीज जिनके ऑफिस इस क्षेत्र में हैं वो हैं जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट, TCS, TLF, कैपजेमिनी इत्यादि। यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, GMC बाल योगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, कई विश्वविद्यालय हैं और अन्य कई शिक्षण संस्थाएं भी हैं। और बीच में ये पेट्रोल पंप दिखाई दिया तो सोचा डीजल टैंक फुल करा लिया जाए ताकि आगे कोई समस्या ना आए। अभी हम बढ़ने वाले हैं आगे ORR आउटर रिंग रोड पर, जिसका ऑफिशियल नाम है नेहरू आउटर रिंग रोड। इस रोड की लंबाई 158 किलोमीटर है और ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे हैदराबाद के चारों तरफ फैला हुआ है। इसे ट्रैफिक की समस्या से बचने और लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। 2005 में बनना शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2018 में पूरी तरह से बनकर संपन्न हुआ। इसकी कुल लागत आई 7,380 करोड़। इस एक्सप्रेसवे में, इस रिंग रोड में कुल 19 एग्जिट पॉइंट्स हैं और उन्हीं में से ये जो एक एग्जिट पॉइंट है ये श्रीसेलम एग्जिट पॉइंट है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए। और यहाँ से थोड़ी ही देर पश्चात जो सीनरी है, जो लोकेशन है, वो टोटली चेंज हो जाएगी बिकॉज़ आने वाला है एक घना जंगल। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने टोल मार्कर लगा रखा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एक टोल को क्रॉस करेंगे, कितने टोल हमने टोटल क्रॉस किए आपको पता चलता रहेगा। सुबह के समय जब हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं तो मौसम ठंडा प्रतीत हो रहा है और क्योंकि दोनों तरफ आबादी अब ना के बराबर है तो जो दृश्य हैं वो भी सुंदर होते जा रहे हैं। हैदराबाद से हम तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अभी तक जो रोड्स का अनुभव रहा वो बहुत अच्छा था। अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। रास्ते में हमारे ये राइट हैंड साइड पर एक डैम आया है और पहले तो ये सोचा कि सीधा आगे निकल जाते हैं, क्यों यहाँ पर रुकें, पर मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सुबह का वक्त है तो ऐसा प्रतीत हुआ कि डैम पर चलना चाहिए, पानी के स्रोत का अवलोकन करना चाहिए, थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। तो फाइनली हमने यू टर्न लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिस डैम को देखने के लिए। उसका नाम है डिंडी डैम। डिंडी डैम हैदराबाद से 95 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक बताया जाता है कि मध्यम दर्जे का डैम है। कृष्णा जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी पर, जो कि डिंडी रिवर है, उस पर ये डैम बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि 1940 में इस डैम का काम शुरू हुआ और 1943 में ये डैम बनकर तैयार हुआ। सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है अमराबाद टाइगर रिज़र्व। इस रिज़र्व के बारे में बात करेंगे और थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। आइए अब बात करते हैं अमराबाद टाइगर रिज़र्व की। अमराबाद टाइगर रिज़र्व स्थित है तेलंगाना राज्य में। 2014 में आंध्र प्रदेश से विघटन के बाद तेलंगाना राज्य बना और श्रीसेलम से विघटन के बाद बना अमराबाद टाइगर रिज़र्व। ये रिज़र्व स्थित है नल्ला मल्ला के जंगलों में, जो अपनी जैव विविधता और टाइगर संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अमराबाद टाइगर रिज़र्व की दूरी हैदराबाद से है 150 किलोमीटर और ये स्थित है नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में।
ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 34 टाइगर हैं, 34 टाइगर्स, जिसमें 11 मेल हैं, 15 फीमेल हैं। 2611 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रिज़र्व कोर एरिया के हिसाब से भारत का दूसरे नंबर का रिज़र्व है और टोटल एरिया के हिसाब से ये भारत का छठे नंबर का रिज़र्व है। अभी आपने जो देखा पीछे जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बस हमसे ये पूछा कि आपके पास यदि कोई प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो आप कृपया उन्हें यहीं छोड़ दें। तो हमने उन्हें बताया कि हमारे पास एक 10 लीटर की पानी की टंकी है और हम ध्यान रखेंगे कि उसे हम जंगल में ना फेंकें। और इसी के साथ मैं एक अपील भी करता हूं कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं और जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उनसे सदैव ये विनम्र निवेदन करें कि कचरे के स्थान पर ही फेंकें, हर जगह ना फेंकें, साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। चलिए, अब समय आ गया है कि थोड़ा प्रकृति के साथ घुल मिल जाएं। हम इस समय हैं कोर एरिया में। यहाँ तापमान बहुत कम हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में आ पहुँचा हूँ। हालांकि जिस जगह पर हम हैं वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र है और शायद वही कारण है कि यहाँ पर दूसरी जगह के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ठंडक है। आप देखेंगे पूरे रास्ते आपको बहुत सारे बंदर रोड पर बैठे दिखाई देंगे। हालांकि हमें बाहर बोला जाता है कि बंदरों को खाना ना दें, पर क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले लोग बंदरों को केले इत्यादि खिलाते हैं, तो बंदर पूरे दिन रोड पर बैठकर बस यही इंतज़ार करते हैं कि जो निकल रहा है वो इस वक्त क्या देके जाएगा। सूर्य की किरणें इस जंगल की सुंदरता पे चार चांद लगा रही हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि हमने अलग अलग एंगल से इस जंगल को कैप्चर करने का प्रयास किया है, पर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता थी नहीं। एक सुंदर जगह को सुंदर दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसा कभी होता ही नहीं। यहाँ जंगल में हमें कई जगह दीमक की बाम्बियाँ या टर्माइट माउंट देखने को मिले और साथ में देखने को मिले ये सुंदर हिरण। जहाँ तक दीमक की बात है, जंगल और पर्यावरण के लिए दीमक को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि दीमक मृत पेड़ पौधों को खाती है, जिससे मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं और ये मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। दीमक की बाम्बी को स्वच्छ जल की उपस्थिति का संकेत भी माना जाता है और धार्मिक रूप से इसकी मिट्टी पवित्र मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि सावन के महीने में इसकी मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी जंगल सफारी यहीं समाप्त होती है। अमराबाद रिजर्व को हम यहाँ से राम राम करते हैं। कृष्णा नदी पर बने इस पुल के नीचे जो नदी का किनारा है वो पथरीला है और ऐसी मान्यता है कि हर पत्थर भगवान शंकर की प्रतिमा है। आप देख रहे हैं श्रीसेलम बांध को, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बहती कृष्णा नदी पर बना है। इस बांध को बनाने का काम साल 1960 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में 20 साल लगे। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कार्यशील जल विद्युत स्टेशन है। ये बांध कई कस्बे और शहरों को पेयजल की आपूर्ति करता है। बरसातों में इस बांध की सुंदरता देखते ही बनती है। श्रीसेलम मंदिर क्षेत्र में आपका स्वागत है। मंदिर क्षेत्र 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। शिलालेख के माध्यम से जो प्रमाण मिलते हैं वो बताते हैं कि यह मंदिर दूसरी शताब्दी से यहाँ मौजूद है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजा हरिहर ने, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने इस मंदिर में कुछ सुधार किए। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आता है और यहाँ 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है।
इस समय हम हैं मंदिर परिसर में। मंदिर में कैमरा ले जाना वर्जित है और इसीलिए हम आपको भगवान के दर्शन नहीं करा पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें दर्शन करने का अवसर मिला और हम ये कह सकते हैं कि शिव और शक्ति जहाँ एक साथ हों वहाँ भक्तगण अगर सच्चे मन से स्मरण करें, आराधना करें तो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बात और, यहाँ शिव मल्लिकार्जुन कहलाते हैं और शक्ति अर्थात माता पार्वती ब्रह्मरंभा कहलाती हैं। दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ इडली सांभर खाया जो कि बहुत स्वादिष्ट था। अब हम चलेंगे पाताल गंगा के दर्शन हेतु। काफ़ी समय के बाद मुझे रोपवे में सफ़र करने का मौका मिला और मुझे बहुत मज़ा आया। जिस रोपवे में हम सफ़र कर रहे हैं इसका निर्माण 2005 में करवाया गया और ये 700 मीटर लंबी है और एक ट्रॉली में 4 लोग बैठ के जा सकते हैं। 1 घंटे में ये 800 लोगों को ले आ जा सकती है। हालांकि आप लोग चाहें तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पाताल गंगा को और इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जहां जब भीष्म मृत्युशैया पर थे, उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर मारकर धरती से पानी का फव्वारा निकाला। ऐसा बताया जाता है कि कृष्णा नदी ज़मीन के अंदर बहती हैं और यहाँ से प्रकट होती हैं। इस जल से मंदिर में शिवलिंग का भी जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ पे मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप किसी जल स्रोत में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं तो कृपया साबुन का इस्तेमाल ना करें। साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। साक्षी गणेश मंदिर श्रीशैलम में स्थित यह एक प्रमुख मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब आप श्रीशैलम आते हैं तो पहले साक्षी गणेश टेम्पल जाते हैं, उसके बाद किसी और मंदिर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं और भगवान शिव को इसके बारे में सूचित करते हैं। इसी के साथ हमारी श्रीशैलम की धार्मिक यात्रा यहीं संपन्न होती है। आशा है कि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। भगवान के दर्शन हम आपको नहीं करा पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद से पुणे, लेकिन साथ ही लेकर चलेंगे आपको एक अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।